तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 319 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग हेवनली बीस्ट को चैलेंज करने जा चुका होता है और वहाँ पे 86 अनडाइमिंग लू फेंग के स्क्रीन की तरफ देखने लगते, लेकिन हमें दिखाया जाता है लू फेंग 8th लेवल पे आ चुका होता है और वहाँ से वही बंदा निकलता है लू फेंग को चैलेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ओवर पावर था, उसने एक ही सेकंड में 8 लेवल को पास आउट कर दिया और एक ही सेकंड में उसको हरा दिया और वो आराम से उसको जीतकर आगे बढ़ गया। अब ये देखकर 86 अनडाइंग उसकी स्क्रीन के देखकर साइलेंट हो जाते हैं और अब फिर में दिखाया जाता है लू फेंग के 9th लेवल को, जहाँ पे लू फेंग अभी भी नॉन सन आर्मेंट्स के 6th लेवल ब्लेड वर्क को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग 6th लेवल से ही 9th लेवल को आराम से पास आउट कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बंदा होता है लू फेंग से उसकी टकरार 10 बार होती है, लेकिन लू फेंग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहाँ पे लू फेंग ने उसको भी आराम से हरा दिया। लू फेंग 9th लेवल को पास आउट कर देता है। अब लू फेंग 9 के बाद 10th लेवल में जाता है, वहाँ पे येलो क्लोटेड मेन होता है और अभी लू फेंग अपने नॉन सन आर्मड 7th लेवल स्काई एंड लैंड क्रशिंग लॉर्ड यूज कर रहा था और यहाँ पर लू फेंग अपने ब्लेड वर्क को यूज कर रहा होता है। अब जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ रहा होता है उसका लू फेंग का ओपोनेंट अपने लेवल को बढ़ाकर अपने नॉन सन आर्मड के हाई लेवल को यूज कर रहा था, लेकिन अभी तक अपने लेवल ब्लेड वर्क यूज कर रहा था। अब उसमें भी 10 बार टकरार होती है, लू फेंग उसको बड़ी आसानी से हरा देता है। 10th लेवल पास। अब 11th लेवल में लू फेंग जाता है, वहाँ पे येलो क्लोटेड अपने लू फेंग का सामना कर रहा था। वो अपने नॉन सन आर्मड्स का 8th लेवल स्पेस लाइटिंग गोल्ड ब्लेड को यूज कर रहा था। लू फेंग से वो टकरार होती है और दिखाया जाता है लू फेंग भी 11th लेवल को पास आउट कर देता है। अब आइलैंड पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी अनडैंग होते हैं वो इस सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और कह रहे आखिर ये पॉसिबल कैसे है। उन्होंने सोचा था कि ये बंदा जो 7th लेवल हेवनली बीस्ट को पास्ट में पास आउट किया था इस फ्यू 100 ईयर्स में वो सिर्फ 10 तक मुश्किल से जा जाएगा, वहां पर भी वो इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन अभी उसकी स्ट्रेंथ इतनी कि वो आराम से 11th लेवल को पास आउट कर सकता है और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लू फेंग अपना बेस्ट भी नहीं दे रहा है, वो बस थोड़ा सा क्लैश कर रहा है और आराम से अपने ओपोनेंट को मार रहा है और वो कहता है माय गॉड आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसकी इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, वो तो सिर्फ डोमेन लॉर्ड का बंदा है। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड का बंदा भी हो तो उसको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक का टाइम लग सकता है। ये तो टेरिफाइंग है, बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अब एम्पर लेवल अनडाइंग और ऑफिसर लेवल अनडाइंग लू फेंग के इस इंप्रूवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा स्टन हो चुके थे। लू फेंग की इंप्रूवमेंट भी कई सारे एब्सोल्यूट जीनियस से बहुत आगे निकल चुकी थी, सारे एक डेमन के जैसा हो चुका था। लू फेंग को कोई मॉन्स्टर बोले तो ये भी गलत नहीं है, लू फेंग सबके एक्सेप्शन और इमेजिनेशन से भी आगे निकल गया था। जैसा कि पिछली बार एक एब्सोल्यूट बेंग था जो कि केडी था, वो अपने यूनिवर्सल लेवल डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड लेवल में अपने प्राइमरी रीजन स्काई माउंटेन को पास कर चुका था और सेक्टर लॉर्ड लेवल में जब वो पाइनिकल में था तो वो आराम से एम्पर लेवल अनडाइंग बेंग को मार सकता था, यहाँ तक कि वो आराम से ऑफिसर लेवल अनडाइंग को मार सकता था। उसकी पावर सेक्टर लॉर्ड लेवल में एम्पर लेवल अनडाइंग जितनी होती है और वो भी मॉन्स्टर था। देखा जाए स्ट्रेंथ के मामले में तो अभी भी लू फेंग केडी से बहुत ही पीछे है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग की जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा डेफिनेटली बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अब फिर यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि क्या लू फेंग 12 लेवल को पास आउट करेगा और वो कहता है कि यहाँ पे इतना भी आसान नहीं होने वाला, शायद वो इसको नहीं कर पाएगा। और अभी के मर्तबे में हमें बताया जाता है कि 10 सीनियर जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल प्राइमरी रीजन मेंबर्स में वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी 11th लेवल को पास आउट किया है और उन्होंने भी अपने आप को टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक खुद को ट्रेन किया है। लू फेंग से सिर्फ 100 साल का ही ट्रेनिंग किया होता है तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यहाँ पे सभी अनडाइंग अपने सांसें थाम के वहाँ पे खड़े थे। अब यहाँ पे कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि सबको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब हमें बताया जाता है कि 7 से 9 स्पेस में 10 से 12 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है इनके लेवल में, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि 3-3 लेवल में यहाँ पे गैप होता है। अब हमें सीन चेंज कर प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग 12 लेवल पे आ चुका होता है। वो कहता है फाइनली मैं सरफेस पे आ चुका हूँ। वहाँ पे वॉइस आती है जो कहती है अपना ओपोनेंट चूज करो, फाइटर, कंट्रोलर, हिप्नोटिस्ट, जिसको भी तुम डिफीट करोगे उससे तुम 12 लेवल को पास आउट करोगे। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कंट्रोलर और हमें दिखाया जाता कि वहाँ
हिलने लगता है, वहाँ की जमीन, वहाँ से काउंटलेस येलो लाइट निकलने लगती है और वो सभी मिड एयर में आ जाती है और एक ही झटके में वहाँ पे येलो आर्मर मिस्टीरियस वेरिंग मास्क बंदा आ जाता है, जिसके वजह से लू फेंग का डार्क गोल्डन लॉन्ग रेड भी होता है, उसके पास भी डार्क क्लाउड शटर का होता है। अब यहाँ पे वो बंदा लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि 12 लेवल में अपने डोमेन लॉ लेवल में आने पर तुम बहुत ही एक्सेप्शनल होते हो और यहाँ पे अभी के मर्तबा वर्चुअल वर्स कंपनी में कोई भी डोमेन लॉर्ड का बंदा इस लेवल तक नहीं आ चुका है। तो लू फेंग कहता है कि चलो फिर मुझे इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने दो। तो येलो क्लोटिन मैन कहता लगता है तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मैं अभी भी अपने नॉन सन आर्मर्स के 8 लेवल स्पेशलाइजिंग गोल्ड ब्लेड को यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये पिछले 11th लेवल के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है तो फिर आ जाओ, हमें दिखाया जाता है दोनों में टकरार होती है। लू फेंग और येलो क्लोटिन मैन दोनों अपने पास से काउंटलेस गोल्ड लाइट लेके दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों के पास 108 गोल्डन लिटिल ब्लेड्स होते हैं, वो चारों तरफ रिवॉल्व करके एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और उनकी स्पेस और गोला एकदम से परफेक्ट लग रही होती है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो चिल्ला कर कहता कंबाइंड और उसकी 100 गोल्ड ब्लेड्स सब मिलकर 2.8 टॉल गोल्ड ब्लॉड स्वॉर्ड बन जाती है। तो यहाँ पे लू फेंग ने 2 ब्लॉड स्वॉर्ड बनाई होती है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने उसी ब्लॉड स्वॉर्ड से लेके उस पे अटैक कर देता है और लू फेंग कहता है स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड एक्सप्लोर और अभी लू फेंग अपने स्पीड एनर्जी को यूज कर रहा होता है और उसकी स्पीड एनर्जी दिखाया जाता है जो कि 1200 तक हो चुकी होती है, जो कि इससे लू फेंग अपने वेपन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे लू फेंग की पहले के मुकाबले स्ट्रेंथ 12 टाइम ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके मुकाबले लू फेंग अभी बहुत ही आसानी से उसको हरा सकता है। अब लू फेंग अपने डार्क क्लाउड शटर पे 1200 ट्रेड्स ऑफ स्पीड एनर्जी की नॉन गोल्ड ब्रॉड स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है और इस पे कम्प्लेक्स इनकार्विंग्स बन चुकी होती है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो येलो क्लोटिन मैन की तरफ देख कर कहता है स्पेस स्लाइस और लू फेंग अपने स्पेस स्लाइस से उस पर अटैक कर देता है। लू फेंग की अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, उसकी फ्लो भी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है और दिखाया जाता है कि वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमें दिखाया जाता है येलो क्लोटिन मैन को जो भी अपने क्लाउड शटल को कंट्रोल करके लाइटनिंग की तरफ फास्ट होकर उस पर अटैक करता है। दोनों की ब्लेड्स एक दूसरे से टकराती है और ऐसा लग रहा था कि दो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड्समैन एक दूसरे के ब्लेड से टकरा रहे हैं। लू फेंग और ये मैन ऑलरेडी अपने अनबिलीवेबल लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ गोल्डन ब्लेड्स पे आ चुके होते हैं और इनमें से कई सारे गोल्डन थ्रेड्स भी निकल रहे होते हैं जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहा होता है और यहाँ पे वो टाइम से टाइम यहाँ पे क्लैश कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। ये सीन देखकर वहाँ पे जितने भी अनडाइंग होते हैं उस ब्रॉडकास्ट से उस बैटल को देख रहे होते हैं वो सभी स्टन हो जाते हैं और ये सीन 8 लेवल नॉन-सन आर्मर्स का होता है जो कि एक्सट्रीमली हाई लेवल पे आ चुका होता है और गोल्ड ब्लेड तो अभी साफ देखा भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग और येलो क्लोटिन मैन दोनों डोमेन लॉ लेवल 9 पे बंदे थे और वहाँ पे सिर्फ वो स्पेस ही बचा हुआ था। अगर यहाँ पे दोनों सेक्टर लॉट के बंदे होते तो यहाँ पे उनकी स्पीड एनर्जी 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती, उसकी मदद से वहाँ पे जितने भी स्पेस होती वो भी कट जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डोमेन लॉट लेवल में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से फिर से टकराने लगते हैं। लू फेंग अपने ओपोनेंट की एबिलिटी पे अपना गैस बनाने लगता, वो उस पे भारी पड़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग अपने 1200 स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर 1600 कर देता है। लू फेंग तो पहले तो एडवांटेज में था, तो समझ लो 1600 करने पे लू फेंग 1600 करने पे कितना ही एडवांटेज पे आ जाएगा। अब दिखाया जाता है गोल्ड थ्रेड लाइट को जो कि पहले के मुकाबले और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे येलो क्लोटिन मैन उसको डॉज नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे लू फेंग का अटैक बहुत ज्यादा फास्ट होता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग के उस अटैक से उसकी बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है और एक ही झटके में उसकी लाइफ कोई भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और 12 लेवल पास। और यहाँ पे लू फेंग फाइनली अपनी सोर्स से साथ था और कहता है 13 लेवल और यहाँ पे लू फेंग 13 लेवल को सामना करने गया होता है। और जैसा कि आपको पता 12 के बाद 13 लेवल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे 13 एक बैरियर की जैसा ही है समझ लो। अब लू फेंग वहाँ पे नेवर एंडिंग ब्रिज की तरफ जाता है और यहाँ पे लू फेंग का 13 लेवल भी स्टार्ट हो चुका होता है। अब यहाँ पे मैं ब्रिज पे दिखाया जाता जहाँ पे 86 अनडाइंग लू फेंग को देख रहे होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि क्या लू फेंग ने 12 लेवल को भी पास कर दिया, वो सभी शॉक हो जाते हैं और वह कहता है कि लू फेंग अभी भी डिसएडवांटेज में था जो कि उसने कंट्रोलर को चुना था लेकिन फिर भी वो सक्सीड हो गया। और यहाँ पे जेड होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं और उन्हें भी नहीं पता चलता कि आखिर
कैसे हो सकता है। लू फेंग की इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल लेवल पे आ चुकी होती है, उन्होंने सबके एक्सपेक्टेशन से सरपास कर लिया है। तो यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देखते हैं जो कि 13 लेवल की ओर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि वो अपने 13 लेवल को भी अटेम्प्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है, अब यहाँ पे मैं ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ चेड ही नहीं, यहाँ पे जितने भी अंडाएंगे वो सारे शॉक हो गए, यहाँ तक कि उसके टीचर ट्रूयान भी शॉक हो चुके हैं और कहते हैं लू फेंग तुमने अपने यहाँ पे गाइडेंस को डिमॉन्स्ट्रेट किया रहा है, मैंने पहले ही लगा था कि तुम 12 लेवल को पास आउट कर लोगे। और वो कहते क्या तुम सच में 13 लेवल को पास आउट कर लोगे, ये थोड़ा नामुमकिन लगता है लेकिन ये पॉसिबल भी है। अब यहाँ पे सारे बंदे को लग रहा होता है कि लू फेंग 13 लेवल को पास नहीं कर पाया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ पे लू फेंग 13 लेवल को पास नहीं कर सकता है। लू फेंग ने कंजिक्यूटिवली 8 से 12 लेवल को पास आउट कर लिया था। अब यहाँ पे हमें फिर से वही लेवल गैप के बारे में बताया जाता है जो कि आपको पहले से पता है, बहुत बार रिपीट करके दे जाते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने 13 लेवल पे आ चुका होता है। वहाँ पे एक वॉइस आती है जो कहती है अपना ऑपोनेंट सिलेक्ट करो, ऑपोनेंट फाइटर कंट्रोलर हिप्नोटिस्ट, जिसको भी तुम लोगे उसको डिफीट करो और 13 लेवल को पास आउट कर दो। तो लू फेंग कहता है कंट्रोलर। अब लू फेंग चाहता तो वहाँ पे हिप्नोटिस्ट या फिर लू फेंग वहाँ पे किसी भी फाइटर को ले सकता है, लू फेंग एडवांटेज में हो सकता है, लेकिन लू फेंग कंट्रोल वाला चूज करता क्योंकि यहाँ पे बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि लू फेंग ने आखिर कंट्रोल लेगा तो उसमें डिसएडवांटेज में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं लू फेंग अभी फाइटर से फाइट करेगा तो लू फेंग एक कंट्रोलर है और दूर से रह के वो उस पर अटैक कर सकता है, उसकी जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और लू फेंग हिप्नोटिस्ट को चूज करता तो लू फेंग की आप मेंटल एबिलिटी को जो जानते ही हो आराम से इसको पास आउट कर लेगा, इसलिए लू फेंग कंट्रोलर को चूज करता है। और यहाँ पे लू फेंग अपने आप को बढ़ाना चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ शो ऑफ करना चाहता है। अब लू फेंग यहाँ पे आता है और कहता है कि मेरे पास उतना गारंटी नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन लू फेंग ने 108 वंडर्स को कंप्लीटली कंप्रीहेंड कर लिया होता है जो कि सफिशिएंट होता है कि 12 लेवल को आराम से पास कर सकता है। और यहाँ पे अभी के मर्तबा लू फेंग से 102 वंडर्स को कंप्लीट किया होता है। लू फेंग ने अपने एप स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड 1600 का भी यूज किया होता है और उसके 12 लेवल को यहाँ पे डिफीट किया होता है। और यहाँ पे ऑपरेंट जो 13 लेवल पे है उसकी पावर हेवनली हो जाती है, उसे भी नहीं पता था कि क्या वो जीत पाएगा या फिर, लेकिन लू फेंग सामने देखता और कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपना एक शॉट दूंगा। चलो देखते कि आखिर में 90 साल इस प्राइमेट के उस सिटी में रहने का क्या मतलब निकलता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर भी एक और बंदा आ जाता है जो कि उस 13 लेवल का बंदा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे भी डार्क गोल्डन रॉन्ग होता है, डार्क क्लाउड शटर हो जाती है, वो लू फेंग की तरफ घूर कर देखता है और यहाँ पे वो बंदा दिखाया जाता है जो कि फ्लेम आर्मर मैन होता है। लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि डोमेन लॉर्ड लेवल में रह के 13 लेवल को पास आउट करना ये बहुत लंबा समय हो चुका है ऐसा होने के लिए। तो लू फेंग कहता तो चलो मैं फिर से इस रिकॉर्ड को ब्रेकआउट करता हूँ। और यहाँ पे वो मैन स्माइल करते हुए कहता है कि बंदे यहाँ पे 13 लेवल 12 लेवल से बहुत ही हार्ड होने वाला है, मैं आशा करता हूँ तुम इसे टेक आउट कर सकते हो। और वो कहता है मैं बिलीव करता हूँ, मैं गैस भी करता हूँ कि यहाँ पे मैं नॉन-स्टार आर्मर्स के 9th और फाइनल लेवल को यूज करने वाला हूँ जो कि एक अनडाइन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस बात को जानता था कि 9th लेवल में जो भी अपने 9th लेवल को यूज कर सकता है उसकी पावर एक अनडाइन जितनी हो सकती है वो अनडाइन को चैलेंज कर सकता है। और नॉन-स्टार आर्मर्स अपने हेवनली आर्मर्स के नाम से जाना जाता है और उन सबके अलग अलग लेवल होते हैं। यहाँ पे ज्यादा बकवास न करते हुए लू फेंग डायरेक्ट कहता है चलो शुरू करते हैं, मुझे अपना सब चीज देना है, मैं जीतूंगा या हारूंगा ये सभी मेरे लक पे डिपेंड करता है। तो बंदा कहता है बहुत अच्छे, तुम्हें फाइटिंग स्पीड भरी हुई है। तो यहाँ पे मैं दिखाया जाता दोनों एक दूसरे से क्लैश करना शुरू कर देते हैं। फ्लेम आर्मर मैन अपने गोल्डन डार्क रॉड को उसको लेके अटैक कर देता है और काउंटलेस लिटिल गोल्डन ब्लेड्स वहाँ पे स्काई से आके लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे 9th लेवल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग होता है जो कि नॉन-स्टार आर्मर्स का फाइनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और एक ही झटके में हमें दिखाया जाता है एक कंप्लीटली गोल्डन 3.3 मीटर ब्लेड वहाँ पे स्पेस में फ्लोट करने लगता है और वो ऑलमोस्ट उस स्पेस में गायब हो जाता है। नॉन-स्टार आर्मर्स 9 लेवल ए मैच अगेंस्ट अनडाइन होता है जो कि एक्चुअली एक सेक्टोलर पाइनिकल उसको यूज कर सकता है। और जब भी कोई सेक्टोलर का बंदा इसको यूज करता है ऐसा लगता है ये टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है, वो गायब हो जाता है और सडनली अपने ऑपोनेंट के सामने आके उसको अटैक करके उसको मार सकता है। और जैसा कि हमें पता है कि वेपन में स्पेस और टाइम भी होता है तो यहाँ पे कभी कभी उसमें अपीयर हो जाता है जो कि इसको टेलीपोर्टिंग करते जैसा दिखाता है। अब यहाँ पे फिर से उसी के साथ बारे में बताया जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टूडेंट एक अनडाइन को टक्कर दे सकती थी। इन सभी बातों को हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर फ्लेम आर्मर मैन को दिखाया
जाता है, जो कि अपने वही 3.3 मीटर लॉन्ग गोल्डन लेके लू फेंग पे अटैक कर देता। लू फेंग भी अपनी पूरी जान लगा देने वाला था और यहाँ पे दिखाया जाता है दोनों में टकरार होती है। 108 लिटिल ब्लेड्स, दोनों में जो 2.8 मीटर लॉन्ग ब्रॉड स्वॉर्ड होती है वहां पे वो अपने अटैक कर देती है। अब यहाँ पे 8 लेवल स्पेस स्लाइसिंग गोल्ड ब्लेड को यूज कर रहा था। यहाँ पे लू फेंग 9th लेवल को सीख नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने 8 लेवल में अपने 9th लेवल जितना पावर को अनलीज कर रहा था और दोनों में टकरार होती है और हमें लू फेंग के अंदर के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट जोर से रोर करता है और यहाँ पे उसकी नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग यूज होती है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग ने अपने एनर्जी एम्पलीट्यूड को भी 1600 से 3200 का कर लिया था, जो कि लू फेंग की लिमिट होती है। लू फेंग कहता है मैंने 19 ईयर प्राइमेट के उस सिटी में बीस्ट को स्टैचू को पढ़ने में लगा दिया, यहाँ तक कि लू फेंग ने अपने लॉज को भी पढ़ना सीख लिया। यहाँ पर 90 साल ऊपर से लेकर 9 साल एक्चुअल यूनिवर्स में होता है और इतने लंबे समय ट्रेनिंग करने के बाद लू फेंग की बीस्ट गॉड प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और यहाँ पे लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और लू फेंग उस पर अटैक कर देता है। उसकी मैक्सिमम स्पीड एनर्जी अपने ब्लेड को कंट्रोल कर पा रही थी और हमें दिखाया जाता लू फेंग 2.8 मीटर ब्रॉड स्वॉर्ड लेके उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, पूरी तरह क्लैश होने लगती है, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं, दोनों के दोनों ब्लेड क्लैश होने लगते हैं। वहाँ ऐसा लगा था जैसे कि कोई ब्लैक होल आ गया होगा। अब यहाँ पे दोनों में टकरार होते हो, यहाँ पे दिखाया जाता जैसे ही टकराते हैं वहाँ पे वो दोनों नॉक डाउन हो जाते हो, लगभग 10,000 किलोमीटर पीछे जाके गिर जाते हैं। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता जो क्या था कि मैं अभी एडवांटेज में हूँ। अब देखा जाए तो अपने नॉन सन आर्मर्स को यूज कर रहा था, जिसमें 10,081 लिटिल ब्लेड्स को भी यूज किया जा सकता है और ये परफेक्ट फॉर्म होता है 3.2 नॉन सन ब्लेड्स। लेकिन फिर भी इतना सब यूज करने के बावजूद वो अपने लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता है। अब लू फेंग का ओपोनेंट अगर सेक्टर और पाइनिकल पे होता तो उसकी वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर और पाइनिकल जितनी होती, जो कि अपने उस नॉन सन आर्मर्स के फाइनल ब्लो को भी यूज कर सकती थी और वहां पे वो नॉन सन आर्मर्स के टेलीपोर्टेशन की भी पावर को यूज कर सकता था। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग के सामने ओपोनेंट था वो सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का था और उसके वो फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर सकता था। थ्योरी के अनुसार ये बहुत ही सिंपल है, सबकी बेसिक फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे स्टार ट्रैवल बंदे को ले आया और वो अपने 9th लेवल नॉन सन आर्मर्स को अनलीश करे, तो यहाँ पे सबको पता है कि वो उसके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता है। अब ओपोनेंट देखा जाए तो डिसएडवांटेज में था, वहीं पे लू फेंग भी डिसएडवांटेज में होना ही था क्योंकि वो भी अभी डोमेन लॉर्ड में था। उसकी अभी देखे जाए गोल्डन हॉर्न भी तो वो सेक्टर लॉर्ड में जरूर होगी। अब यहाँ पे बॉडी जो वर्चुअल वर्स में होती है वो सिर्फ बेसिक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 में होती है और डोमेन लॉर्ड लेवल 9 स्पीड एनर्जी कंपेयर किया सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल से तो उसमें डिफरेंस होती है 1000 टाइम्स। अगर लू फेंग यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल पे आ जाता तब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पे दोनों में टकरार होती है और जितने भी स्टार के ऊपर स्पेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा टकरार होने, चारों तरफ धमाके धमाके हो रहे होते हैं। ये गोल्डन ब्लेड बहुत ज्यादा पियर्सिंग होती है, ये साइलेंट असासिन की तरह काम कर रहे होते हैं। इनको जहाँ अनुमान लगाया जाता है कि कहाँ से अटैक किया जाता है इसका भी नहीं लगा दिया जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता तो वो आराम से उस पर अटैक कर सकता है और में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा ब्रूट फोर्स से अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगा था कि एक असासिन है एक ब्रूट फोर्स को यूज कर रहा है, असासिन वो लू फेंग का ओपोनेंट होता है और ब्रूट फोर्स लू फेंग यूज कर रहा था। ब्रूट फोर्स मतलब अपनी पावर मतलब अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था और क्लियर है कि यहाँ पे असासिन से ज्यादा ब्रूट फोर्स यहाँ पे एडवांटेज ले रहा था। अब लू फेंग इस बीस्ट गॉड प्रेजेंस को कंप्लीटली इमर्स हो जाता है और अपने ट्रू स्पेस स्लाइसिंग गोल्ड बेस को यूज करके उस पर अटैक कर देता है और दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने लगता है और वहाँ पे चारों तरफ तबाही होने लगती है। हमें दिखाया जाता है लू फेंग अपने यहाँ पे ब्रॉड स्वॉर्ड को और भी अच्छे से यूज करना सीखने लगता है। वो जैसे जैसे फाइट में इन्वॉल्व होता है उसका नॉन सन आर्मर्स और भी ज्यादा अच्छा होने लगता है। अभी लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था कि जाओ और मरो और दिखाया जाता है कि उसकी ब्रॉड स्वॉर्ड पियर्सिंग गोल्ड थ्रेड बन के उसके तरफ बढ़ जाती है फ्लेम आर्मर मैन की तरफ और नॉन सन ब्लेड उसे रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन ब्रॉड स्वॉर्ड उसे डॉज करते उसके तरफ अटैक करने लगती है और वो उस फ्लेम आर्मर मैन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है फ्लेम आर्मर मैन को जो कि अपने डार्क क्लाउड शटल को लेके अपने गोल्ड ब्लेड को लेके लू फेंग पे अटैक करता है और कहता है नहीं अब यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे ब्रॉड स्वॉर्ड उसके पास इंस्टेंटली आ चुका होता है और नॉन सन आर्मर्स लू फेंग का बहुत ही अच्छा वेपन बन चुका होता है। नॉन सन आर्मर्स को लू फेंग बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर चुका था और यहाँ पे गैप देखा जा सकता है। लू फेंग पहले उसके पास आ चुका होता है, उसकी ब्लेड उसके पास नहीं हो जाती है और यहाँ पे जो गैप था उससे विक्ट्री
को ही देखा जा सकता कि आखिर कौन जीतने वाला है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो आता है उसके पास अपने उसी आर्मर से उस पे भेड़ डालता फ्लेम आर्मर मैन। वहाँ पे काउंटलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लू फेंग के वेपन से निकलती, वो उसके पूरे शरीर को चकनाचूर कर देती है, उसके लाइफ कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे लू फेंग 13 लेवल उसको भी पास आउट कर देता है। अब ये देखकर वहाँ पे जितने भी 86 अनडाइंग बीइंग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे लू फेंग ने 13 लेवल को भी पास आउट कर दिया। यहाँ तक कि ट्रुआन भी उनमें एक से एक थी, वो भी स्टन हो जाते हैं। एक डोमेन लॉर्ड अपने 13 लेवल को पास आउट कर रहा है, ये कितने लंबे समय अरसा पहले हुआ था। यहाँ पे डेफिनेटली ये एब्सोल्यूट जीनियस है हिस्ट्री में। यहाँ पे जो पर्सन अपीयर होता है 99% ऑफ डोमेन लॉर्ड बंदे जीनियस होते हैं, लेकिन कोई भी इतने 13 लेवल को पास आउट नहीं कर पाता है। लेकिन लू फेंग ने इतने ही कम टाइम में यहाँ पे फ्यू 100 ईयर्स में 13 लेवल को पास आउट कर दिया है। और ऐसे कई सारे बंदे जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक खुद को प्रैक्टिस किए लेकिन वो भी 11th लेवल को ही पास आउट कर पाए हैं। ये पर्सन ये स्ट्रॉन्ग जीनियस कहलाएगा। और फिर क्या यहाँ पे सब लोग इसी को देखकर शौक हो रहे हो, तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 100 साल ही हुए हो, कुछ ही 100 साल हुए होंगे ये लू फेंग, तो ये एक्चुअली 13 लेवल को पास आउट कर सकता है। 8 से लेकर 13 से कंजिक्यूटिवली विन, ये 6 लगातार विन कैसे कर सकता है। यहाँ पे जितने भी अनडाइंग बीइंग होते हैं वहाँ पे बेबिन भी होता है, सभी अपने सांसें थामे होती, कोई भी एक शब्द नहीं कह सकता। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे उनके सामने एक मॉन्स्टर आ चुका है जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता है। अब लू फेंग 13 लेवल के एंड में खड़ा होता है और यहाँ पे वो सामने देखता है और कहता है मैं बहुत ही मुश्किल से 13 लेवल को पास आउट कर पाया हूँ, मेरी एडवांटेज सिर्फ थोड़ी सी थी, मुझे नहीं लगता है कि मैं 14 लेवल को पास आउट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ देखा जाए लू फेंग के पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी लू फेंग कहता है मुझे तो ट्राई करना है। जिसके बाद लू फेंग 14 लेवल की ओर बढ़ जाता है ताकि वो वहाँ पे 14 लेवल को भी चैलेंज कर सके और वहाँ पे हो सके तो उसको हरा सके। अब यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की बॉडी के साथ वहाँ पे उसके सामने टेम्परेचर कुछ नहीं माने लगता है। एक डोमेन लॉर्ड का बंदा अपने फ्लाइंग स्पीड से 10,000 किलोमीटर पर सेकंड से भी फास्ट होता है, यहाँ तक कि यूनिवर्सल लेवल भी वाइट ड्रॉप स्टार पे फाइट कर सकता है। एक डोमेन लॉर्ड लेवल उसकी 9 और भी ज्यादा टफ हो जाती है यूनिवर्सल लेवल में, उनकी पावर का गैप बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 14 लेवल को जहाँ पे एंडलेस फ्लेम होता है, लू फेंग 14 लेवल पे आ चुका होता है और वहाँ पे फिर से लू फेंग अपने कंट्रोलर को चूज करने वाला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी फ्लेम आर्मर मैन को जो लू फेंग की तरफ देख करके आता है कि 13 लेवल को अपने डोमेन लॉर्ड लेवल में रह के पास आउट करना, तुम्हारा ऐसा लगता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बाउंडलेस होने वाला है। अगर तुम यहाँ पे कंट्रोलर को पिकअप करोगे तो यहाँ पे सभी 13 से 15 में अपने नॉनसन आर्मर्स लेवल 9 को यूज कर रहे हैं। ऑल्दो वो सारे सेम नहीं होंगे लेकिन उनकी पावर वहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी और यहाँ पे तुम्हें ये जीतने नहीं देगी। तो लू फेंग स्माइल करके उनकी बातों को सुनना होता है। ये मैच अगेंस्ट अनडाइंग ये फाइनल फॉर्म होता है नॉनसन आर्मर्स का और यहाँ पे लेवल ब्लेड जो कि 7 से 9 होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग 14 लेवल हेवनरी बीस्ट को पास आउट कर पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग यहाँ पर भी उनको हरा कर यहाँ पे सारे अनडाइंग बीइंग को शॉक कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो 14 लेवल होने वाला है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लू फेंग का ज्यादा चांस तो नहीं बनता। आप लोग बताओ, आप लोग गेस करके बताओ क्या लू फेंग जीतने वाला है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।